Bye. आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है कि प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। किस पे बेस्ड? वो रिलीजन के बेस्ड पे हो तो, रेस के बेस्ड पे हो तो, कास्ट के बेस पे हो तो, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे हो तो। इसमें कुल मिलाकर 6 सब क्लॉज है। उन 6 सब क्लॉज को याद कर पाना बहुत मुश्किल है, बट अगर इजीली उसको ट्रिकी वे में याद करने की कोशिश करें तो याद कर सकते हैं। ऐसा कुछ बहुत बड़ा हार्ड भी उसमें बहुत ज़्यादा वो हार्ड नहीं है, बट थोड़ा सा उसमें वो ट्रिकी है क्योंकि 6 क्लॉज है ऑलरेडी। और उस 6 क्लॉज को याद करना थोड़ा लगता है हार्ड, बट अगर उसको ध्यान से पढ़े तो याद किया जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है कि अगर जब भी आर्टिकल 15 आप पढ़े तो ये सारे जो ग्राउंड्स है उसको मेंशन करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर पीपीटी में कुछ चीजें मेंशन भी है, जैसे कि आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? वो स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में ये है कि आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 तो डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात करता है, और सब क्लॉज 2 ये बात करता है कि इस इन सारे ग्राउंड्स पे हम किसी को भी किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने से रोक नहीं सकते। ना ही किसी कुएं से पानी भरने से रोक सकते हैं, ना कोई ऐसा चीज कर सकते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को बता डिस्क्रिमिनेशन दिखाता हो। फिर आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में क्या है? हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, बट हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या? हम स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए। इसको ही आगे बढ़ाया गया है। अब वुमेन्स एंड चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल प्रोविजंस में क्या होता है? जैसे जो लोकल अथॉरिटीज अभी हमने पढ़ा उसमें आई थिंक 50%, बहुत सारे राज्यों में 50% सीट्स उनके लिए रिजर्व्ड है। और अभी संसद में भी सीट रिजर्वेशन की बात की गई है। और भी बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूशंस में सीट रिजर्वेशन की बात होती है कि वुमेन्स के लिए ऑलरेडी सीट रिजर्व्ड होगी। एक डीएसई होता है, आई थिंक, मे बी पता नहीं आप लोगों को पता हो कि नहीं। डीएसीई एक संस्था है, वो बच्चों के लिए मतलब बी आर अम्बेडकर के लिए मतलब नाम पे वो बनाई गई है। और वो बच्चों को क्या करती है, चुनती है, और वो उनके लिए पीसीएस या फिर एसएससी वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाती है। उसमें भी 10% सीट जो है वो वुमेन्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व है। उसके बाद आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 और 5 क्या कहता है? रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात करता है। यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस का मतलब ये नहीं है सिर्फ ओबीसी और ओबीसी ईबीसी वगैरह नहीं है। यहाँ पे सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड की बात की गई है। यहाँ पे आपको ओबीसी मेंशन नहीं मिलेगा, बल्कि सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर जो बैकवर्ड क्लासेस है उनकी बात कही गई है। अब यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी आर्टिकल 16 में है। इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की गई। जब भी अगर हमें कोई एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो उसमें किस तरह से हम काम करेंगे इसकी बात की गई है। तो जो स्टेट है, नॉट विजिबल, हाँ, रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेटेड, ये आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 में, सॉरी। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कई बार हम इस पे बहुत बड़ा डिबेट होता है। बहुत बार डिबेट में कहा जाता है कि रिजर्वेशन मिलती है, बाकी चीज़ें हैं। तो इसमें चीज़ें कही गई हैं कि इक्वालिटी, इसमें भी सेम चीज़ है, हम इक्वालिटी दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारे कारणों से अभी भी पीछे हैं। अब अगर हम सेम, इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लो एक रेस चल रहा है, एक रेस में 3 रेसर्स हैं। एक रेसर जो है बहुत ही हट्टा कट्टा है, बहुत ही अच्छे घर से आता है, उसको बहुत अच्छे से खाने पीने की कोई भी किसी चीज की कमी नहीं है। दूसरा रेसर जो है वो एक मीडियम घर से आता है, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है पर बहुत सारी चीजें नहीं भी है। और एक रेसर ऐसा है
जिसके पास दौड़ तो रहा है वो, पर उसके पास पहनने के लिए अच्छे जूते भी नहीं हैं। मान लो इसको क्लासिफिकेशन करें, एक के पास जूते भी नहीं है, एक के पास नॉर्मल जूते हैं, एक के पास बहुत ही अच्छे लेवल के जूते हैं। अब आप तीनों को कहो कि आप तीनों दौड़ो, तो ये क्या कहीं बहुत हद तक रीजनेबल होगा? क्या हम सबको इक्वलिटी वहां पे इक्वल दिख रहा है? कोई भी तीनों रेसर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है ना। दौड़ तो सभी एक ही रेस की ले रहे हैं, पिच भी एक ही है दौड़ने का, सब कुछ सही है, बट रिसोर्सेज नहीं है। तो यहाँ पर यही चीजें की जाती हैं कि हम रिसोर्सेज दे रहे हैं, और इसीलिए हम रिजर्वेशन की बात यहाँ पर मेंशन करते हैं बहुत बार। तो आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 4 यहीं पे रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात है। फिर आर्टिकल 16 4 है रिजर्वेशन इन प्रमोशंस फॉर SC ST, ये 77 अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। ये है आर्टिकल 6। आर्टिकल 16 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, या फिर आप मंडल कमीशन के बारे में, आज आपका होमवर्क है कि आप मंडल कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, और कल कोई भी ज्वाइन करे तो मुझे मंडल कमीशन के बारे में, भले उसके बारे में थोड़ा सा भी बताना है कि मंडल कमीशन क्या था, उसमें क्या ऐड हुआ, और आर्टिकल 16 में अभी कुछ नया क्या ऐड हुआ है हाल फिलहाल में, कुछ माहिती की। तो आपको ये बताना है कि मंडल कमीशन क्या था, और आर्टिकल 16 में कुछ नया क्या ऐड हुआ है, कौन सा नया सब क्लॉज ऐड हुआ है। आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो यहाँ पर इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 इन्फोर्सेस दिस। तो ये एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी का कोई केस लॉ नहीं है, बट इसमें बहुत सारे एक्ट्स हैं, जिसके बाद हम इसको एक तरह से, अगर हम आर्टिकल 17 के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें इस पर कोई केस लॉ हमारे पास नहीं है, बट हम ये सारे एक्ट्स को मेंशन कर सकते हैं। अब आर्टिकल 18 आता है, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 18 में जो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है, उसके बारे में क्या चीजें हैं मेंशन, क्या किया किया गया है, और कौन कौन से टाइटल्स है जो हम ले सकते हैं, और कौन कौन से टाइटल है जो हम नहीं ले सकते हैं। इसके बहुत सारे केस लॉ भी है। तो आर्टिकल 18 में है कि हम कोई भी एजुकेशन या मिलिट्री रिलेटेड टाइटल ले सकते हैं, और उसके अलावा कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हैं। ये आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 1 में लिखा गया है। और आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 2 में क्या है? आर्टिकल 18 के सब क्लॉज 2 में है कि भारत का कोई भी, इंडिया का कोई भी सिटीजन है, अगर वो कोई फॉरेन टाइटल मतलब लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको पहले स्टेट से, यानी स्टेट तो मेंशन है, बट स्टेट में यहाँ पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आ सकते हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन हो, तो उससे उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा। आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 3 में क्या है कि अगर कोई फॉरेन, अभी आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 2 क्या बता रहा था कि अगर कोई हमारा सिटीजन है और वो फॉरेन टाइटल लेना चाहता है तो, बट यहाँ पे आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 3 क्या बता रहा है, अगर फॉरेनर सिटीजन है और वो कोई टाइटल लेना चाहता है, अगर मतलब बहुत सारे ऐसे फॉरेनर सिटीजन भी होते हैं ना जो इंडिया में काम करते हैं, और अगर वो कोई टाइटल लेना चाहते हैं तो उनको कम से कम पहले प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर प्रेसिडेंट उनको परमिट करते हैं तब वो टाइटल ले सकते हैं। और चौथे में क्या लिखा गया है, मतलब सब क्लॉज 4 में क्या है कि अगर कोई बिना परमिशन के कोई भी टाइटल, या फिर कोई एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, कोई भी टाइटल अगर गेन करता है तो वो सही नहीं माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। ये आर्टिकल 18 है, और इसमें कुछ केसेस हैं। बालाजी राघवन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, AIR 1996। इसमें कहा गया था जो रत्न, भारत रत्न और पद्म विभूषण या फिर पद्मश्री जैसे उपाधि है, वो टाइटल्स है ही नहीं। मतलब भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण वो सब टाइटल नहीं है, तो हम वो ले सकते हैं। उसके लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, और हम वो सारी चीज़ें आसानी से ले सकते हैं, वो टाइटल के अंदर नहीं आती।
ये आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम में एक आर्टिकल है ये। इसमें 6 फ्रीडम्स की बात की गई है, अवेलेबल टू सिटीजन्स ओनली। जैसे हमने अभी आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ा था कि वो फॉरेनर्स को भी मिल रहे थे, बट यहाँ पर आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए है। सिर्फ जो इंडिया का सिटीजन है वो ही इन सारे राइट्स को ले सकता है। तो आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है कि हम हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो है, बट उसमें कुछ हमारे पास रिस्ट्रिक्शन भी लगाए जा सकते हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शन क्या क्या होंगे, कैसे लगाएंगे, क्या कैसे काम करता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसके में और कौन कौन से राइट्स आते हैं, ये बहुत सारे क्वेश्चन है। इसको बहुत डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे। एक बार मैं जब अच्छे से इसको कवर कर लूँ, अगर हमारे पास टाइम होगा तो मैं ट्राई करूंगी कि बहुत और डिटेल से पढ़ सके। फिलहाल जितना हम पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इनफ है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए, बट अगर हम पढ़ सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या क्या आते हैं, तो इसमें आता है राइट टू, नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में तो इसमें हमें राइट टू प्रेस देखने को मिलता है, फ्रीडम ऑफ प्रेस देखने को मिलता है, फ्रीडम ऑफ कमर्शियल स्पीच देखने को मिलता है, राइट टू ब्रॉडकास्ट देखने को मिलता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू क्रिटिसाइज मिलता है, राइट टू एक्सप्रेशन मिल बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, राइट नॉट टू स्पीक और राइट टू साइलेंस। ये है कुछ राइट्स। इसमें कुछ केस लॉ है, अगर आपके पास अभी आपके पास है नोटबुक तो आप उसमें नोट डाउन कर ले। एक केस है ब्रिजभूषण वर्सेस द स्टेट ऑफ दिल्ली, 1950 का केस है। इसमें कहा गया था, इट हैज बीन डिस्प्यूटेबली held to be an important aspect of the freedom of speech and expression and is implied under Article 19, subclause 1A। जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसके बारे में कहा गया था ब्रिजभूषण केस में कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का पार्ट है। इसमें एक और केस लॉ है रोमेश थापर बनाम रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, 1950 का ये भी केस है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट फ्रीडम ऑफ द प्रेस लेज एट द फाउंडेशन ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ये चीज़ कही गई थी। उसके बाद अब्बास वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1970 का केस है। इसमें कहा गया था द सुप्रीम कोर्ट made it clear that censorship of films, including pre-censorship, was constitutionally valid in India as it was a reasonable restriction imposed on Article 19, subclause 1A of the Constitution of India। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट केस में इंडियन एक्सप्रेस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, 2002 का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉस है इसमें कुछ। अब इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में तो समझ में आ गया हमारे पास कौन कौन से राइट है। फ्रीडम ऑफ प्रेस है, हम किसी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बट क्रिटिसाइज कैसा होना चाहिए, मानजनक नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि हम अपमान करने लगे क्रिटिसाइज करने के लिए। क्रिटिसाइज करना अच्छी बात है, बहुत हद तक उसे बुरा नहीं माना जाता है, बट हम इस तरह से क्रिटिसाइज ना करें कि वो किसी का अपमान करे और फिर वो एक तरह से क्राइम हो जाएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन है, फिर राइट टू, एक और चीज है एक्सप्रेशन बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज है। इसका मतलब क्या होता है, क्या हम हमारे पास राइट टू एक्सप्रेशन है, स्पीच है, तो क्या सिर्फ हम इंडिया में बोल सकते हैं, इंडिया के बाहर कहीं नहीं बोल सकते, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी थॉट्स को, कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। और उसके बाद है राइट नॉट टू स्पीक और राइट टू साइलेंस। भाई बोलने का अधिकार है तो हमें चुप रहने का भी अधिकार है। कई बार कहते हैं ना कि ना कहना भी बहुत कुछ कहने के बराबर होता है, तो सेम चीज है। हम कुछ नहीं कह रहे, बट ये हमारा एक्सप्रेशन है, हम राइट टू साइलेंस है हमारे पास, हम चुप रह सकते हैं।
उसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आता है। इसमें आर्टिकल 19 में, नो सॉरी, पहले फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली आती है। इसमें कहा गया है कि हम कहीं भी पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, ये हमारे पास राइट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी है कि इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज भी होता है बहुत बार। और उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल 1, आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1C में है। इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। एक और चीज़ मेंशन करने के लिए यहाँ पे ये है कि हमारे पास दो तरह के मूवमेंट का अधिकार होता है किसी भी सिटीजन्स के पास। पहले तो इंटरनल मूवमेंट और दूसरा एक्सटर्नल मूवमेंट। तो आर्टिकल 19 में हमें इंटरनल मूवमेंट का मिलता है अधिकार, और आर्टिकल 21 में हमें एक्सटर्नल मूवमेंट का अधिकार मिलता है। मतलब हम भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, ये अधिकार हमें कहा आर्टिकल 19 दे रहा है। और हम भारत के बाहर कहीं भी घूम सकते हैं, ये अधिकार हमें आर्टिकल 21 दे रहा है। अब आर्टिकल 19 का सब क्लॉज 1 का ई, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट। तो आर्टिकल ये कहता है हम कहीं भी भारत में कहीं भी रह सकते हैं और हम वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं। ये चीज़ आर्टिकल 19 1E में मेंशन है। रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, ये आर्टिकल 19 1G में है। और एफ को हमने अमेंडमेंट के द्वारा इससे हटा दिया है। तो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा हटाया है ये आप पता करोगे। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मतलब हम कोई भी प्रकार का काम कर सकते हैं, कोई भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं इंडिया में किसी भी तरह, मतलब पर वो ऐसा नहीं है कि अगर हम बिजनेस कर सकते हैं, कल पता चले हमारे पास राइट टू, हमारे पास फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, कल को कोई आके बोले भाई हम तो गांजे की खेती करेंगे, तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो सही नहीं है, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। इसमें जो रेसिडेंस है उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन तो है, और इसमें एक और चीज़ मेंशन की गई है कि जो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह होता है वो भी एक तरह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। गवर्नमेंट चाहे तो प्रोस्टिट्यूट्स का कहीं भी, मतलब उनको रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया उसको रोक सकती है, वो कहीं भी उनको आने जाने से रोका जा सकता है। ये आर्टिकल 19 में मेंशन है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आर्टिकल 19 की जो जाननी चाहिए, कि जब भी इमरजेंसी आएगी तो सबसे पहला अगर कोई हमारा फ्रीडम खत्म होता है तो वो आर्टिकल 19 है। इसका कारण क्या है, इमरजेंसी में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई है, वो हम आगे समझेंगे। बट यही है कि अगर इमरजेंसी लगी है, खतरनाक स्थिति है, और डिजास्टर, मतलब डिजास्टर जैसी स्थिति है, और आप कह रहे हो कि भाई हमारे पास कहने का अधिकार है, तो सरकार पहले आपदा से निपटेगी या फिर आपके बातों को सुनेगी। तो इसलिए सबसे पहले चीज़ जो है आर्टिकल 19 ही खत्म होता है इमरजेंसी में। ये आर्टिकल 20, 21 एंड 22 है, ये हम कल पढ़ेंगे। और इसमें जो केस लॉज है वो आप एक बार, जो चीज़ें मैंने आपको बोली है वो एक बार पढ़ लेना, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आ रही है कि क्लास रखने का क्या ही फ़ायदा जब दो ही लोग जुड़ रहे हैं। खैर फिर भी कम से कम दो लोग हैं, पर फिर भी सीरियसली जुड़ रहे हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बार बार अगर कोई छोड़कर क्लास जाता है तो वो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, कोई बात नहीं। तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 हम बहुत अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल 20 बहुत बड़ा है और आर्टिकल 21 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही बड़ा आर्टिकल है। बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है, बट उसमें कीज लॉज इतने हैं और उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे फ्रीडम है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से। आर्टिकल 21 में हमारे पास राइट टू स्लीप है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू, बहुत सारे राइट्स है इसमें। बहुत सारे राइट्स तो बहुत ही हद तक बहुत ही हास्यास्पद लगते हैं, बट बहुत ही इम्पोर्टेंट राइट्स है वो भी। तो हम कल पढ़ेंगे इसको। फिलहाल के लिए इतना ही। अब हम एक थोड़ा सा समरी देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो हमने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है। किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस देश की
सुप्रीम लॉ की तरह काम करती है, और जो लॉज है उस इंडिया के अदर जो लॉज है, या मतलब हमारे कंट्री के या फिर किसी और कंट्री के जो भी अदर लॉज है, वो सुप्रीम लॉ यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेगी। प्रियम्बल को मैंने क्या बताया आपको, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वो सारी चीजें आपको डेफिनेशन आपको मिल जाएगी अगर आप चाहो तो। वैसे भी आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें सारी चीजें मेंशन रहेंगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल को मैंने आपको बताया कि उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का एम, और उसके बाद नेचर, और वो कब मतलब बना था, तो वो तो 26 नवंबर हर प्रेम्बल में मेंशन है, बट वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 3 चीज़ें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, एम एंड नेचर। उसको डिवाइड करके नेचर में क्या क्या आएगा, ट्रिपल एस डी आर, और एम में क्या क्या आएगा, तो जे एल ई एफ, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आएगा। उसके बाद फंडामेंटल राइट में हमने आर्टिकल 12 पढ़ा, तो आर्टिकल 12 में स्टेट मेंशन है। स्टेट में क्या क्या चीजें आती है, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट, अदर अथॉरिटीज एंड लोकल अथॉरिटीज। फिर आर्टिकल 13 में क्या क्या है, तो उसमें ये कहा गया है कि लॉ क्या होता है, लॉ की डेफिनेशन दी गई है। और उसके बाद जो प्रीवियस लॉ है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स यानी भाग पार्ट 3 के अगेंस्ट है, तो वो वॉइड डिक्लेयर किए जाएंगे। और उसी के बाद आगे मेंशन है कि अगर प्रीवियस के बारे में हो गया, तो आगे आगे कोई भी लॉ बन रहा है, फ्यूचर में कोई लॉ बन रहा है और वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएंगे, तो वो वॉइड होंगे शुरुआत से ही। उसमें कुछ आपको डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है, वो हम कल उसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। अभी हमने एक नॉर्मल ले लिया है, एक दिन हम बैठेंगे तो हम एक तरह से डॉक्ट्रिन के बारे में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है फंडामेंटल राइट्स के, वो पढ़ लेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बहुत हद तक जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ते हैं तो बहुत बार आंसर राइटिंग में भी हमें, मतलब एग्जाम पेपर्स में भी वो देखने को मिलता है। आर्टिकल 14 में हमने पढ़ा इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल जस्टिस ऑफ लॉ। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है, इक्वल जस्टिस, इक्वल इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो इंग्लैंड से लिया गया है, और इक्वल जस्टिस, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो यूएसए से लिया गया है। उसमें हमने बहुत अच्छे से वो पढ़ा कि एनी उसमें जो एनी पर्सन है आर्टिकल 14 में, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ट्रांसजेंडर से रिलेटेड केस कौन सा है, तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद उसमें हमने ये पढ़ा कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जैसे रूल ऑफ लॉ और नेचुरल जस्टिस। फिर आर्टिकल 15 हमने पढ़ा, आर्टिकल 15 में क्या पढ़ा हमने, कि हम 5 ग्राउंड थे, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर कास्ट, रिलीजन। इस बेसिस पे हम किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 में क्या मेंशन है कि हम किसी भी पब्लिक प्लेस पे उनको जाने से रोक नहीं सकते इन आधार पर, इन ग्राउंड्स पे। और आर्टिकल 15 के 3 में क्या मेंशन है कि ये सारे आधार तो हैं, बट हम इस आधार पर, ऐसा नहीं है कि हम कोई भी जो वुमेन्स है उनके लिए प्रोविजन बनाने के लिए हम, मतलब हमें नहीं रोक सकता ये चीज़ें, हम वुमेन्स के लिए प्रोविजन बना सकते हैं। आर्टिकल 15(3) में मेंशन है। सेम चीज़ 4(5) में बैकवर्ड क्लास के लिए मेंशन है। आर्टिकल 16 में एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, कि हम इक्वालिटी का ध्यान रखेंगे कब, जब भी हम ये कर रहे हैं कि इक्वालिटी का हम ध्यान रखेंगे कब, जब भी हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो उसमें भी चीज़ें हैं कि हम कुछ चीज़ों का कर सकते हैं, हम प्रोविजन बना सकते हैं। और एक और चीज़ मेंशन करने की बात यह है, अगर स्टेट चाहे तो ये कर सकती है कि इसी स्टेट के लोग हमारे इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। बहुत बार ऐसा होता भी है कि हाँ, इस कोई स्टेट है वो जॉब निकाल रही के वैकेंसी निकाल रही है, तो उसी स्टेट के लोग उसका अप्लाई कर सकते हैं। वो एम्प्लॉयमेंट के लिए ध्यान में रखने के लिए किया जाता है कि कम से कम उस स्टेट के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। आर्टिकल 14 में मैंने एक चीज़ मेंशन करना भूल गई, हमने रीजनेबल क्लासिफिकेशन का पढ़ा और इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पढ़ा। क्या क्या होता है, वो कैसे काम करता है, और उसकी जो प्रोहिबिशन है वो कैसे, क्या क्या चीज़ें हैं वो हमने पढ़ा। आर्टिकल 14, 15, 16 पढ़ लिया। 17 में अबॉलिशन ऑफ कास्ट पढ़ा, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पढ़ा हमने, कि अब अस्पृश्यता का अंत होगा। हम किसी के साथ ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं कर सकते कि हाँ भाई हम तुम्हें छू लेंगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा हम तुम्हें छू लेंगे तो हम अब पवित्र हो जाएंगे, तो वैसा नहीं कर सकते।
आर्टिकल 18 में हमने बोला अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में पढ़ा, उसमें 4 सब क्लॉज थे। क्या था उसमें कि हम कोई भी एजुकेशन या फिर मिलिट्री रिलेटेड टाइटल ले सकते हैं। दूसरी चीज़ में क्या था कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है, वो बाहर फॉरेन के किसी टाइटल को लेना चाहता है तो उसको स्टेट से पहले परमिशन लेना पड़ेगा। और अगर कोई फॉरेनर है, वो भारत में काम कर रहा है, ये सब क्लॉज 3 में था कि अगर कोई फॉरेनर है, वो भारत में काम कर रहा है, तो अगर वो कोई टाइटल लेना चाहता है तो उसको प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 18 का सब क्लॉज 4 में यही था कि बिना परमिशन के कोई भी टाइटल लेना अनलॉफुल माना जाएगा। और इसमें एक केस लॉ भी था। तो केस लॉ में क्या मेंशन था कि पद्म भूषण, पद्मश्री, भारत रत्न जैसे जो भी हैं, जो एक तरह से इसको अवार्ड्स, वो टाइटल में नहीं आते, हम वो टाइटल्स ले सकते हैं। ये था आर्टिकल 18। आर्टिकल 19 में हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ा। उसमें भी बहुत सारी राइट्स थे। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ ब्रॉडकास्ट, फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिज्म और बहुत सारी चीज़ें थी, तो उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। वो